बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं अपने बाबा की कश्ती लिए समंदर किनारे आ गया था और सोचा आज तो मैं काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़कर ही घर वापस जाऊंगा। मैं समंदर किनारे कश्ती में सवार था और जाने मेरा दिल किसके इंतज़ार में था। मैं जाल बिछाए मछलियाँ पकड़ने में लगा था। मेरी नज़र सामने समंदर में खड़ी उस लड़की पर पड़ी और कुछ ही देर में मुझे अपना मछलियों का जाल भारी भारी लगा। मैंने झट से वो जाल खींचा और कश्ती लेकर मेरी तो खुशी की इंतहा न थी। आज तो वाकई मैंने ये कर दिखाया था। मैंने एक ही बार में काफ़ी सारी मछलियों को पकड़ लिया था। मैं बहुत खुश था। जल्दी में उन्हें शहर बेचकर अपने बाबा के इलाज के लिए पैसे जमा करूंगा। फिर ख्याल आया तो समंदर में चारों ओर नजरें दौड़ाईं, मगर वो न जाने कहाँ चली गई थी। वो तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं इस वक्त मछलियों का सौदा करके घर लौट रहा था। मेरे बाबा खांस रहे थे और चारपाई पर लेटे हुए थे। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो कैसे इतने बीमार हो गए थे। मेरी नज़र अपनी छोटी बहन भाइयों पर पड़ी और अपनी लाचार माँ पर, जो बहन भाइयों को डांट डपट रही थी। क्या हुआ माँ, इन्हें क्यों डांट रही हैं? बेटा, ये भूख से रो रहे हैं। तेरे पापा पहले ही बीमार हैं और तू अभी बहुत छोटा है। तुझसे तेरे बाबा का काम आसानी से नहीं होगा। अरे मेरी प्यारी माँ, मैंने आज कर दिखाया। मैंने बहुत सी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेच भी आया, और ये ले, आज का खाने का इंतज़ाम हो गया है। मैंने माँ को खाने का सामान देते हुए कहा। मेरे छोटे बहन भाई खाना देखकर बहुत खुश हो गए थे और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगा था। मेरी माँ भी मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो उम्मीदें कर रही है कि अब बाबा की जगह मैं रोज़ काम पर जाऊंगा और ज़्यादा नहीं तो इतना तो कर ही लाऊंगा कि अपने बहन भाइयों का भूखा नहीं मारूंगा। मैं रात बिस्तर में लेटा उस खूबसूरत आंखों की चमक को याद कर रहा था। वो न जाने इन समंदरों की लहरों के साथ बहती हुई आ गई थी या फिर समंदर के बीचों बीच रहना उसे पसंद था। मैं ये सब कुछ सोच रहा था और आंखें उसके ख्वाब सजाए सोना चाहता था, पर बाबा की फिक्र मुझे सोने नहीं दे रही थी। वो अकेले कमाने वाले एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे घर के मासूम लोग। मेरे बाबा के बीमार हो जाने के बाद मेरी माँ मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी और छोटे बहन भाइयों को तो इतनी समझ बूझ ही नहीं थी कि वो हालात को समझ सकें। वो तो बस भूख भूख ही जानते थे। उन्हें क्या मालूम कि गुर्बत क्या है और गरीबी में फाके, क्योंकि हमारे बाबा ने चाहे ज़्यादा कमाया हो या कम, लेकिन हम घर वालों को कभी फाकों की नौबत नहीं आने दी। और मैं आज कमाने के गर्ज से अपने बाबा की जगह घर से निकला ज़रूर था, पर नहीं जानता था कि आज घर कमा कर लाऊंगा भी या नहीं। पर अचानक वो दिखी और सब कुछ आसान हो गया। अब सोचता हूँ न जाने कल से फिर मैं मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा तो वाकई में ये सब आसानी से कर भी सकूंगा या फिर नहीं। मैं आंखों में मासूम ख्वाब सजाए सो गया था। सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मेरे सिरहाने मेरी माँ बैठी थी, जो मेरे सर पर हाथ रखे कहने लगी कि उठ बेटा, नाश्ता कर ले, फिर न जाने तो पूरा दिन कब तक इन शदीद गर्मी में फिरता रहेगा और पता नहीं आज तू कर भी पाएगा या नहीं। वो बाबा की तरफ देखते हुए मायूसी से कहने लगी, तेरे बाबा तो एक मछेरे हैं, वो तो सालों से इस काम को करते आए हैं। ये सब उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, पर मजबूरी के तहत ये जिम्मेदारी तेरे सर आ गई है। अब तेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 16 बरस, और तू अपने बाबा की जगह आ खड़ा है। तेरे छोटे छोटे कांधों पर अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी आ गई है। मैंने माँ को तसल्ली देते हुए कहा कि मेरी प्यारी माँ, मैं तो कल भी छोटा था और आज भी, तो फिर परेशानी कैसी? तू जानती है ना कि मैंने कल कर दिखाया था, तो तू आज बेफिक्र रह और बहन भाइयों का और बाबा का ख्याल रख। मैं हूं तो तू रोती क्यों है? मैंने माँ के आंसू पोंछे और चुपचाप घर से निकल आया। मैंने माँ को तसल्ली दी थी, पर नहीं जानता था कि वाकई मैं कर सकूंगा भी या नहीं। मैं सोचते सोचते कश्ती में सवार हो गया और सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने तपिश से बचने के लिए अपने गले पर पड़ा मफलर सर पर छत से लपेट लिया था। मैं कश्ती में बैठा पानी पीने लगा और
कश्ती समंदर के बीचों बीच जाने लगी। मगर मेरी किस्मत की कश्ती मुझे समंदर के किस किनारे पर ले जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने फिर से उम्मीदें बांधी और जाल तैयार करने लगा। और जैसे मैंने जाल समंदर के बीचों बीच फेंका, दूर खड़ी वही आंखों की चमक, तपतपाती धूप, तेज हवाएं मुझे फिर से दिखाई दी। मैंने गौर से देखा तो खूबसूरत झलक पर समंदर के बीचों बीच मुझे दिखाई देने लगी। मैं तो न जाने कहाँ खो गया था, और देखते ही देखते मैं कब होश में आया कुछ पता न चला। मैंने जाल भारी भारी महसूस किया तो फौरन ही खींच लिया। जब मेरी नज़रें मछलियों से भरे जाल पर पड़ी तो मैं चौंक गया कि आज फिर से मैंने खुशी खुशी जल्दी से इन मछलियों को निकाला और एक तरफ किया और जाकर इन मछलियों को फिर से बेच आया था। आज तो कल से भी ज़्यादा कमाई हुई थी। मैं खुशी खुशी जब शाम को घर लौटा तो माँ खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी नज़रों में मुझे अपने लिए उम्मीदें दिखाई दे रही थी। मैंने माँ के सामने खड़े होकर खुद का सीना चौड़ा करते हुए कहा, देख माँ, तेरे बेटे ने कर दिखाया। आखिर मैं भी एक मछेरे का बेटा हूँ। मैं भी बाबा की तरह मछलियों को जाल में फंसाना खूब अच्छे से जानता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मैं तो खुद एक खूबसूरत मछली के जाल में फंस रहा था। मैंने मुस्कुराती हुई माँ के हाथों में खाने का सामान और अपनी कमाई के बचे हुए पैसे रख दिए थे, और मैं तो थका हारा बाबा के पास जाकर बैठ गया था। बाबा के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था और कहने लगा, मैं जल्दी अब ज़्यादा से ज़्यादा कमाने लगूंगा, तो जल्द ही आपको इलाज के लिए शहर ले जाऊंगा, और देखना आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। मेरी मासूम बातें सुनकर मेरी माँ बहुत ही खुश हो रही थी। मैं रात अपने बिस्तर में जा लेटा और आंखें बंद किए वही खूबसूरत आंखों की चमक याद करने लगा था। उसे समंदर के बीचों बीच खड़ा देखते ही मेरे तो होश व हवास ही कहीं खो जाते थे, और जब मैं उसकी आहट से बेदार होता तो मछलियों से भरा जाल मेरा इंतजार कर रहा होता। मुझे ये सब देखकर हैरत जरूर होती थी, पर मेरे मासूमियत उस वक्त कुछ नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत मुझे किस किनारे लेकर जाने वाली है। मुझे तो हर वक्त बस अपने बहन भाइयों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रहता, तो कभी माँ की प्यारी सी उम्मीदों भरी उस मुस्कुराहट का ख्याल, तो कभी बाबा के लिए कुछ कर दिखाने का ख्याल। इन सब के बीच मैं तो अपनी जिंदगी को भूल ही बैठा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ उन चमकती आंखों से गर्ज होने लगी थी। मैं बेचैन रहता कि वो आंखें मुझे न जाने फिर से कब दिखाई देंगी। कभी कभी मैं सोचता कि क्या बाबा को वो सब दिखाई देता था जो मुझे, लेकिन हकीकत से तो मैं अभी तक वाकिफ नहीं था। मैंने तो बस अपनी आंखों में किसी हसीन ख्वाब सजाए थे। मैं अगले रोज खुशी खुशी फिर से कश्ती में सवार होकर समंदर किनारे निकल पड़ा, और दूर दूर मुझे सिर्फ उन्हीं आंखों की चमक की ख्वाहिश होने लगी थी कि कब मैं फिर से देखूंगा और कब मैं मछलियां पकड़ सकूंगा। लेकिन आज तो ना मछलियां मेरे हाथ आई थी और ना ही वो आंखें मुझे दिखाई दी। मेरा दिल परेशान होने लगा कि शायद आज मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। पर मेरे बहन भाई वो तो भूख से तड़प उठेंगे, और मेरी माँ वो तो कब से मेरे आने की आस लगाए बैठी होगी। मैं कश्ती एक किनारे करके समंदर किनारे रेत पर जा बैठा, और मायूसी मेरे दिल में भरी थी। कुछ ही देर में मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी मछलियाँ जाल में फंसी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। ये सुनकर तो मैं फौरन ही दौड़ पड़ा और जाकर जाल पर नजर मारी तो मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। मैंने जल्दी से मछलियों को एक तरफ करके जाल खाली किया, और तेज हवाओं का रुख मुझे मजबूर करने लगा। मैंने जैसे ही नजरें घुमाई, दूर से उन चमकती नजरों ने मुझे फिर से घूरना शुरू कर दिया, और मैं फिर खो गया। मुझे थोड़ी देर के बाद होश आया तो शाम होने को थी। मैं जल्दी से मछलियों को बेचने निकल पड़ा, और घर लौट ही रहा था कि मुझे एक रोता हुआ बूढ़ा आदमी नजर आया। मैंने पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगा, मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब मछेरा हूँ, लेकिन मेरे जाल में तो आज एक भी मछली नहीं फंसी। मेरे पास घर ले जाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मैंने अपनी आधी कमाई के पैसे उस बूढ़े आदमी को दिए और कहा, जाओ बाबा, खुशी खुशी घर जाओ। वो मुझे बहुत सारी दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर लौट गया, और मैं अपने घर में माँ ने कमाई का पूछा तो मैंने कहा, माँ, कमाई तो आज पहले से भी ज़्यादा हुई थी, पर था कोई ज़रूरतमंद, आधी उसे दे दी, क्योंकि उसके बच्चे भी भूखे अपने बाप के घर आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। माँ मुस्कुराई और शाबाश देने लगी
और हम सब ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। और मैंने माँ से बाबा की खैरियत मालूम की तो माँ मायूस होने लगी कि बेटा, बाबा की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा और इलाज के लिए पैसे जमा करने होंगे। मैं उठकर बाबा के पास जा बैठा और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, मैं जल्दी कुछ करता हूँ और अपने बाबा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा की नम आंखें मुझे उम्मीदों से देखने लगीं और बाबा ने मेरे चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरा बेटा, तू एक जिम्मेदार बेटा बन गया है और मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। तुझे जल्दी कामयाबी मिलेगी। मेरे बाबा की बिगड़ती तबीयत देखकर मैं परेशान रहने लगा था। जितने पैसे मैं मछलियां बेचकर कमा रहा था, इसमें तो घर का गुजर बसर ही चल जाता था। मेरे पास इतने वसाइल न थे कि मैं शहर जाकर बाबा का इलाज करवा सकता, और मैं खुद भी पढ़ा लिखा नहीं था कि शहर जाकर थोड़ी बहुत अच्छी कमाई ही कर लेता। और फिर अकेले माँ और बाबा को इस हालत में छोड़कर जाना भी मुनासिब नहीं था। मैं ये सब सोचते सोचते एक दिन कश्ती में बैठा हुआ था। कश्ती समंदर की लहरों से झूल रही थी। गर्मी की शिद्दत सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। इतनी देर में मेरे कानों में आवाज आई, सुनो। जरा मुड़कर देखा तो एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत नौजवान लड़की, जो मेरी ही हम उम्र लग रही थी, कहने लगी, मैं यहाँ का रास्ता भटक गई हूँ और मेरे दोस्त न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कौन सी है? मैंने कहा, मैडम, यहाँ आप कैसे आ गई? इस जगह तो किसी भी शहरी का कोई काम नहीं, यहाँ तो बस हम मछेरे ही रहा करते हैं। समंदर के इतने करीब सिर्फ हम गरीब मछेरों की ही छोटी सी बस्ती है। मैंने कहा, जरूर आप यहाँ घूमने फिरने आई होंगी और अपने दोस्तों से बिछड़ गई। वो कहने लगी, हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, बिल्कुल मैं घूमने आई थी और फिर अपने दोस्तों से बिछड़ गई। वो रोने लगी। अरे अरे, आप रोएं तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे जो हो सका मैं आपके लिए करूँगा, और ये लें, आप पानी पिएं और इधर बैठ जाएं। मैंने उसे रेत पर एक तरफ बिठा और कश्ती किनारे लगाकर खुद भी साथ बैठ गया था। मैंने कहा, मैडम, आप क्या शहर में रहती हैं? वो हाँ में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं देखता हूँ कि आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने अपने आसपास के सभी मछेरों से पूछताछ करनी शुरू की। किसी ने यहाँ कोई कश्ती ऐसी देखी है जिसमें कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां सवार थे? वो लोग घूमने फिरने के गर्ज से यहाँ आए थे और अपनी एक दोस्त को यहाँ छोड़ गए। लेकिन सबका एक ही जवाब था कि ऐसी किसी कोई भी कश्ती नहीं देखी गई। रात होने को थी। वो मैडम एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने कहा, मैडम, मेरा घर यहाँ पास में ही है, अगर आप मुनासिब समझो तो साथ चलो। आप घबराओ नहीं, मैं यहाँ अकेला नहीं रहता, मेरे छोटे बहन भाई और माँ बाबा भी हैं। मैंने कहा, आप सुबह से ऐसी भूखी प्यासी बैठी हैं, आपको भूख भी लगी होगी। वो मेरी बात सुनकर हाँ में सर हिलाने लगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसे अपने साथ ले आया था। माँ ने उसे देखा तो कहने लगा, बेटा, ये कौन है? तब मैंने माँ को तफसील बताई। माँ ने उसे अच्छे से बिठाया, खूब मेहमान नवाजी की और जो कुछ घर में खाने को था सब उसके पास लाकर रख दिया। कहने लगी, बेटी, हमारे पास तुम्हारे लिए यही सब है। हम गरीबों के पास तो यही रूखी सूखी ही होती है, हम इसी पर गुजर बसर करके शुक्र अदा करते हैं। वो भूख से बहुत बेहाल थी। वो झट से वो दाल रोटी में शौक से खाने लगी और कहने लगी, अम्मा, बड़ा अच्छा खाना है, मैंने तो खूब पेट भर कर खाया, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर अचानक वो मेरे बाबा की तरफ देखकर कहने लगी, अम्मा, ये कौन है? और इस तरह चारपाई पर बिल्कुल लाचार और मजबूर पड़े हैं। अम्मा रोने लगी। बेटा, ये मेरे शौहर हैं, पिछले कुछ महीनों से बहुत बीमार हैं और हम गरीबों के पास इतने वसाइल नहीं कि इनका इलाज करवा सकें। वो अम्मा की मायूसी भरी बातें सुनकर अफसोस करने लगी। फिर बोली, आप लोग फिक्र न करें, मैं इनका इलाज खुद कर लूँगी। हम लोग हैरत से उसे देखने लगे कि वो ये क्या कह रही थी। वो कहने लगी कि अम्मा, मैं शहर की लड़की हूँ और मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ, मेरा आखिरी साल है, मैं इनका इलाज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बस आप लोगों को मेरी कुछ मदद करनी होगी, फिर देखिएगा ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं उसकी मासूम बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे लगा वो झूठ बोल रही है और हमें सिर्फ तसल्ली दे रही है। लेकिन अम्मा की कैफियत देखकर मैं चुप रहा। वो तो पहले ही बाबा के ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठी थी। मैंने सोने के लिए बिस्तर दिया और उस लड़की से कहा कि मैडम, आप अम्मा के साथ यहीं सो जाएं, मैं बाहर सो जाता हूँ। वो मेरे घर को चारों तरफ से देख रही थी। मैंने बताया, मैडम, हम तो इस छोटे से ही कच्चे मकान में रहकर अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आप तो किसी बड़े घर की मालूम होती हैं।
وہ ہاں میں سر ہلا کر مسکرانے لگی اور چپ چاپ اماں کے ساتھ بستر میں سو گئی۔ میں بھی باہر جا کر چارپائی بچھا کر لیٹ گیا تھا۔ میں اس وقت اسی سوچ میں تھا کہ ایک طرف بابا کی زندگی ہے اور اب تو یہ نئی مصیبت اس لڑکی کے گھر والوں کو بھلا میں کیسے تلاش کروں گا۔ اتنی دیر میں وہ میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں چونک گیا جب اس نے کہا کہ میرے لیے گھبرانے یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، بس میرا کام پورا ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت تھی کہ اس نے میرے منہ سے بنا کہے الفاظوں کو کیسے سمجھ لیا تھا۔ میں چپ چاپ اس وقت تو سو گیا تھا۔ میں صبح صبح جانے کے لیے تیار تھا اور اپنی کشتی میں سوار ہو رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگی، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ میں ہنس پڑا۔ میڈم، یہ سب آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ مچھلیوں کو پکڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس گرمی اور دھوپ کی تپش میں آپ کہاں میرے ساتھ سوار ہوتی پھریں گی۔ وہ منہ موڑ کر چپ چاپ اندر چلی گئی اور میں اپنے راستے میں کشتی سوار جال تیار کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر پھر سے تیز ہوائیں چلنے لگی اور وہ دور سے نظر آتی آنکھوں کی چمک مجھے پھر سے اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھنے میں اتنا وقت لگا دیا تھا کہ شام ہی ہونے لگی تھی، مگر جال پھینکے بغیر ہی مجھے کچھ جال میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر جال دیکھا تو اس میں اتنی ہی مچھلیاں پھنسی ہوئی تھی کہ میں تو حیرت سے دنگ رہ گیا، اور جیسے میں نے وہاں ان چمکتی آنکھوں کی طرف نظریں گھمائیں تو بالکل ہی سناٹا چھانے لگا اور دھند ہی دھند وہ غائب ہو گئی تھی، مگر یہ مچھلیاں کیسے میرے جال میں آ گئی؟ میں نے ان مچھلیوں کو جلدی سے جال سے نکالا اور ان کا سودا کرنے نکل پڑا۔ مجھے آج تو انہی مچھلیوں کی وجہ سے کافی پیسے مل گئے تھے۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ رہا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، وہ کیسے اپنے گھر تک پہنچے گی۔ گھر لوٹا تو سب نے بابا کی خدمت کرتا دیکھ میری تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ انجان لڑکی میرے بابا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اسے دیکھ کر اماں بھی بہت خوش تھیں۔ میں نے سارے پیسے اماں کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے اور اماں کہنے لگی تھی، بیٹا اب تم دیکھنا، میرا دل کہتا ہے تیرے بابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور تجھے بھی اب ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکی ہے نا؟ میں نے فوراً کہا، مگر اماں یہ لڑکی آخر کب تک اس طرح رہے گی؟ اسے تو لوٹ کر اپنے گھر جانا ہی ہوگا۔ نا اماں، گھبرانے لگی، نہیں نہیں، میں تو اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ مجھے اماں کا اس لڑکی سے اتنا لگاؤ دیکھ کر حیرانگی ہونے لگی کہ اماں تو اسے اپنے ہی مان بیٹھی ہیں، مگر وہ کبھی نہ کبھی تو اپنے گھر لوٹ کر جائے گی ہی۔ میں دن بھر بابا کی فکر میں لگا رہتا اور دوسری طرف مجھے اس لڑکی کی بھی فکر رہتی تھی کہ اسے اس کے گھر تک کیسے پہنچاؤں گا میں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور وہ لڑکی میری فیملی کے لیے اپنوں سے بھی زیادہ قریب ہونے لگی، اور ساتھ ہی وہ بابا کی خدمت کرنے لگی، انہیں دیسی دوائیاں دیتی، کہتی میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور دیکھنا آپ سب آپ کے بابا جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی بابا کی طبیعت میں سدھار دیکھ میں بہت حیرت زدہ تھا۔ مجھے اب اس لڑکی کی ڈاکٹری پر یقین آنے لگا تھا اور میرے مچھیرے بننے کا تو سوال ہی بھی نہیں۔ میں صبح کشتی میں سوار مچھلیوں کو پکڑنے جال بچھاتا، مجھے وہ تیز رفتار آندھی کے آنے کا انتظار ہوتا، اور دوسری دور کھڑی ان آنکھوں کی چمک مجھے اپنی اور کھینچنے لگتی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کب اپنے ہوش و حواس کھو دیتا، اور جب ہوش کی دنیا میں واپس آتا تو مجھے جال بھاری بھاری محسوس ہوتا۔ میری نظر پڑتی تو جال میں کافی تعداد میں مچھلیاں پھنسی دیکھ کر میں چونک جاتا تھا، مگر میں نے چپ چاپ یہ سب ہونے دیا کیونکہ میرے گھر کا گزارا جو اچھا چل رہا تھا۔ میں ایک روز اپنی کشتی میں بیٹھا دور اسی جگہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس جگہ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بالکل ہی سنسان اور ویران کھائی نما جگہ معلوم ہو رہی تھی۔ اگر میں کشتی میں سوار اس جگہ پر جاتا تو سمندر کی لہروں میں چھپا گڑھا نما وہ بھنور مجھے اور میری کشتی کو اپنے اندر سما لیتا اور میں ڈوب جاتا، مگر وہ روز اسی سورج ڈھلنے کے سمے مجھے دکھائی دیتی۔ آخر کون تھی وہ کیسی تھی میں نہیں جانتا تھا، مجھے صرف دور سے اس کی آنکھوں کی چمک دکھائی دیتی تھی اور اس کے ہوا میں اڑتے وہ بال جو اس کے چہرے پر بکھرے ہوتے تھے، وہ منظر میں آنکھ بند کر کے بھی بآسانی محسوس کر لیتا تھا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات جو مجھے بے چین کرنے لگی تھی، میں روز یہاں آتا ضرور تھا مگر جال بچھا بھی نہیں پاتا تھا کہ میرے بنا کچھ کیے ہی میرے جال میں اتنی بڑی تعداد میں وہ مچھلیاں کہاں سے اور کیسے پھنس کر آ جاتی تھیں۔ اور سب سے زیادہ حیرت زدہ بات کہ یہاں موجود ان تمام مچھروں سے زیادہ میری کمائی ہوا کرتی تھی، اور اب تو سارے مچھرے میری مچھلیوں کے پکڑنے کے ہنر کو
बहुत अच्छा समझने लगे थे और तारीफों के पुल बांधने लगे थे। जब मेरे जाल में फंसी इतनी तादाद में मछलियां देखते तो कहते, बड़ा ही बहादुर और हुनरमंद बच्चा है, इतनी छोटी उम्र में भी अपने बाबा से ज्यादा अच्छा कमा रहा है और अच्छा मछेरा बन गया है। मैं ये सब बैठा सोच ही रहा था कि मुझे अपने बराबर में बैठी उस लड़की पर नजर पड़ी। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने हैरानगी से उससे पूछा। वो कहने लगी, तो क्या हुआ, मैं आ नहीं सकती क्या? और इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है, मैं तो कहीं भी बआसानी आ जा सकती हूँ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तुम क्या इंसान नहीं, जिन भूत हो? वो कहने लगी, हाँ ना, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मैं भी हंस पड़ा। अरे मैडम, आप अगर जिन भूत होती तो यूं रास्ता ना भटक गई होती और अब तक तो अपने घर चली गई होती। वो फिर से हंसने लगी। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सच समझने लगे। मैंने कहा, अच्छा, इतने दिन हो गए मगर मैं तो अब तक आपका नाम भी नहीं पूछा और ना अपना नाम बताया। आज हम एक दूसरे से थोड़ा तारुफ ही कर लेते हैं। वो कहने लगी। मैंने कहा, मेरा नाम हसन है और मैं गरीब मछेरे का बेटा हूँ, ये तो तुम जानती ही होगी। और मेरा घर बार और समंदर के इतने करीब, हमारा गुजर बसर, ये सब तो तुम बखूबी अब जान गई होगी। और ऐसी कोई ख़ास अपने बारे में कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। हमारी तो सीधी सादी मछलियों का सौदा करके पैसे कमाकर घर चलाना, बस यही ज़िंदगी है। चलो, अब तुम ही बता दो अपने बारे में कुछ। तुम तो एक शहर में पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारी ज़िंदगी के तौर तरीके कैसे हैं? वो बताने लगी कि हमारे शहर की ज़िंदगी तो यहाँ से बहुत अलग है। हम अमीरों की ज़िंदगी में तो इतनी मसरूफियात हैं कि हमारे पास तो 2 घड़ी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत भी नहीं होती। ना माँ बाप को बच्चों के साथ और ना ही बच्चों को माँ बाप के साथ। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ, यहाँ एक सुकून ही सुकून है और असल ज़िंदगी का मज़ा मैंने इन दिनों में ही देखा है। वहाँ शहर में जहाँ रहने की हर आसाइश मौजूद है तो एक अजीब पल और हलचल ज़िंदगी में मची रहती है। लेकिन यहाँ कोई आसाइश नहीं, पर एक ज़हनी सुकून ही सुकून है। ताज़ा हवा और वो सब कुछ जो इंसान को पुरसुकून कर दे। मुझे उसकी ये गहरी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बताने लगी कि मैं पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल में ठहरी थी और अपने माँ बाप से कभी कभी मिलने जाया करती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, इसीलिए वो मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे और इसी तरह मैंने फिर होम्योपैथिक की डॉक्टर बनना मुंतखब किया और छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ घूमने का सोचा तो बस उनसे बिछड़कर यहाँ आ फंसी और मेरा तो फ़ोन भी उन लोगों के पास रह गया। वो भी सारी मुझे लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई हूँ। मैं हैरानगी से पूछा, अच्छा, तुम कैसे अपने दोस्तों से बिछड़ी थी, कुछ याद है? मैंने कहा, हम लोग समंदर के उस पार एक जजीरे पर आए थे और सोचा उस गहरे समंदर की सैर करते हैं। हम सब एक कश्ती में सवार होकर दूर समंदर में निकल गए थे। फिर समंदर के बीचों बीच एक भंवर में न जाने हमारी कश्ती कब फंसी और क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो लग रहा था कश्ती डूब ही जाने वाली थी, पर पता नहीं चला वहाँ क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को इस पार समंदर से काफ़ी दूर बेहोश रेत पर गिरा पाया। मैं उठी और कुछ ही देर बाद मेरी आपसे मुलाकात हो गई। मुझे इस भंवर के बारे में सुनकर शदीद झटका लगा था। क्या ये वही भंवर था जिसकी ओर जाने को मेरा दिल करता था? और फिर वो लड़की वहाँ, मैं सोचते सोचते खो गया था। मुझे उन आंखों की चमक याद आने लगी थी। मुझे उस लड़की ने हिलाया और कहा, क्या हुआ हसन, तुम कहाँ खो गए? और मैंने इतना कुछ बता दिया, तुमने गौर से नहीं सुना क्या? मैंने तो अब तक अपना नाम तुम्हें बताया ही नहीं और तुमने पूछा भी नहीं। मैंने घबराते हुए कहा, ओ हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? वो कहने लगी, नीलम नाम है मेरा। मैंने कहा, वाह, जबरदस्त, नाम भी ऐसा और तुम भी कहाँ आ फंसी। मैं और वो बातें करने लगे। रात होने को थी। मैं उसे लेकर घर चला आया था। रात वो मेरे घर वालों के साथ खूब मज़े ले लेकर बातें कर रही थी। उसे यूं हंसता मुस्कुराता देख मैं भी अंदर से बहुत खुश हो रहा था और मुझे भी अब वो मेरी फैमिली का हिस्सा लगने लगी थी। अब तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। वो भी पहले से बहुत बेहतर लग रहे थे। नीलम रोज़ सुबह मेरे जाने से पहले मुझसे कुछ जड़ी बूटियां मंगवाती थी और उन्हीं से मेरे बाबा का इलाज करती थी। मैं उसके बारे में बस इतना ज़रूर जानता था कि फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे तो पसीने छूट गए। एक रात मैं बाहर चारपाई पर सो रहा था, तब अचानक मुझे प्यास की शिद्दत मालूम हुई तो सोचा अंदर चलकर पानी पी लेता हूँ। पर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, नीलम तो बाबा के सिरहाने बैठी थी।
मैं दंग रह गया, वो क्या कर रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर नीलम मुझे देखकर चौंक पड़ी। तो मेरी नज़र जब नीलम के बिस्तर पर पड़ी तो वो सो रही थी। मैंने फिर से बाबा की तरफ मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा नींद में था, हो सकता है मेरा वहम हो। नीलम इस वक्त यहाँ क्या करेगी? वो तो अम्मा के साथ बिस्तर पर सो रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर सो गया। उस रात मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं पसीने पसीने होने लगा था। मैं खुद को समंदर के भंवर के करीब जाता देख रहा था और मेरी कश्ती उस भंवर में फंसी डूबने को ही तैयार थी। मेरा हाथ नीलम ने पकड़कर खींच लिया था और मैं भंवर में जा गिरा और मेरी कश्ती। मैं चौंक कर उठ बैठा था। यह ख्वाब मुझे यूं अचानक उस रात उस पहर। मैंने खुद को पुरसुकून किया। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मुझे इस ख्वाब ने हिला कर रख दिया था। मेरी बेचैनी और भी बढ़ने लगी थी। मेरी नजरें अब भी उस भंवर की तरफ जाने लगी और मैं चारपाई से उठकर समंदर किनारे जा खड़ा हुआ था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा था। बाबा का अचानक बीमार हो जाना, फिर मेरा बाबा की जगह काम करना, फिर मेरे साथ ये अजीबोगरीब मामलात और साथ ही नीलम का मेरे तक आना। और अब तो नीलम भी मेरे साथ ख्वाब में उस भंवर तक पहुंच चुकी थी। आखिर क्या था इन बातों का मतलब? मुझे अपने साथ नीलम को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना था। मैंने अगले रोज सुबह समंदर जाते हुए सारे मच्छरों से फिर से पूछताछ शुरू कर दी, मगर नीलम के घर वापस जाने का कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। मैं अब बस जल्द अज जल्द उस बेचारी को उसके घर तक पहुंचाना चाहता था। मुझे अब सिर्फ एक ही फिक्र थी कि मेरे बाबा जल्दी ठीक हो जाएं और नीलम अपने घर पहुंच जाए। मुझे ये सब अम्मा को बताना था। मैं जल्दी से घर पहुंचा, मगर अम्मा की खुशी देखकर मैं उनसे कुछ कह नहीं सका था। और जब मेरी नज़र बाबा पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा बैठे हुए थे और नीलम उन्हें कोई देसी सूप पिला रही थी। मैं तो बाबा को बैठा देख खुशी से झूम रहा था। न जाने बाबा अब कभी ठीक होंगे भी या नहीं। वो इतने अरसे से बिस्तर पर जो थे, मुझे बस उनकी फिक्र अंदर से खाए जाती थी, मगर आज बाबा इस तरह देख मेरी आंखों में भी उम्मीदें भरने लगी। मैं नीलम का बहुत शुक्रगुजार था। ये सब उसकी वजह से आज मुमकिन हो सका था। नहीं तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे और ना ही इतने वसाइल कि बाबा को कभी इलाज के लिए शहर लेकर जा सकता। और नीलम को अल्लाह ने एक वसीला बनाकर यहाँ शायद मेरी मदद के लिए ही भेजा था। मैंने बाबा से गले लगकर उनकी खैरियत मालूम की, उनसे ढेर सारी बातें की और नीलम दूर अम्मा के साथ खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने और अम्मा ने नीलम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब बस बेटी, तुम्हें जल्द अपने घर जाना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें अब मजीद कोई परेशानी या तकलीफ हो, ये तुम्हारा वक्त ज़ाया हो। वो ये सुनकर मायूस होने लगी और कहने लगी, अच्छा तो अब आप लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, मगर मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैंने हैरानगी से देखा तो वो घबराने लगी। अरे मेरा मतलब है मैं चली जाऊंगी, इतनी जल्दी भी क्या है? और फिर आप लोग नहीं चाहते कि बाबा जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और पहले की तरह चलने फिरने लगे? मैंने और अम्मा ने कहा, हाँ ज़रूर बेटा। मगर वो कहने लगी, बस फिर मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। मुझे उस वक्त तक यहाँ रुकने की इजाज़त दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे इलाज से अगर बाबा ठीक हो जाएंगे तो मुझे भी इतनी ही खुशी होगी जितनी आप दोनों को होगी। नीलम की जिद के आगे मैं और अम्मा बिल्कुल खामोश हो गए थे, क्योंकि हम लोग भी बाबा को ठीक देखने के लिए बहुत बेसब्र जो थे। नीलम के इलाज ने वो कर दिखाया जो हम गरीब लोगों के लिए बिल्कुल मुमकिन ना था, और दिन यूं ही गुजरने लगे। मैं और नीलम उन दिनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। नीलम भी मुझे खुशी खुशी सुबह जाता देखती और शाम जब मैं घर वापस आता तो वो भी घर पर अम्मा के साथ मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। और बाबा की तबीयत में रोज़ाना सुधार आ रहा था। मैं तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। एक रात मुझे फिर से वहम हुआ। मैं नींद में था और मैंने फिर से नीलम को बाबा के सिरहाने बैठा देखा। मैंने चौंक कर फिर आवाज़ लगाई और जब नीलम को मुड़कर बिस्तर पर मौजूद देखा तो फिर से मैं घबराने लगा और बाबा के सिरहाने तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं वापस आकर सोने लगा तो फिर से मुझे वही ख्वाब, जिसमें कश्ती में मैं सवार उस भंवर के करीब था। मेरी कश्ती डूबने को थी, मगर नीलम ने हाथ पकड़कर खींचा तो मेरी आंख खुल गई और मैं डरने लगा, सहमने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा था वो क्या था और क्यों। अगले रोज जब मछलियों को पकड़ने फिर से समंदर किनारे गया तो मुझे वही बूढ़ा आदमी नजर आया जो उस वक्त मिला था। वो फिर से रो रहा था
مگر اس وقت تو میری جیب میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے، مگر کھانے کے لیے کھانا ضرور موجود تھا جو ماں نے مجھے آتے وقت دے دیا تھا۔ میں نے وہ کھانا اس بوڑھے آدمی کو دیا اور کہا، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بھی اس طرح خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ آپ یہ کھانا رکھ لیں اور جیسی میری کمائی ہوگی تو شام آپ کو میں کچھ پیسے بھی دے دوں گا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ اس بھنور کی طرف چل پڑا۔ میں نے بہت آوازیں لگائیں، میرا دل گھبرانے لگا تھا کہ وہ آدمی کیوں اس بھنور کی طرف جا رہا ہے، اور سمندر تو بہت گہرا تھا، وہ ڈوب نہ جائے۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے بہت تعجب ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی اس بھنور کے اندر ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، اور اس طرح کیسے وہ بھنور میں چلا گیا؟ میں بہت حیرت زدہ تھا، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہی چمکتی آنکھوں کو میں نے پھر سے دور سے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، جبکہ وہاں تو وہ بوڑھا، اور اب وہ کیسے؟ میں تو ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ میں جلدی جلدی دوڑ کر اپنی کشتی پر واپس آیا تو میری نظروں نے مجھے پھر سے حیران کر دیا۔ آج بھی بنا کچھ کرے روز معمول کی طرح میرے جال میں وہی مچھلیاں موجود تھیں۔ میں نے بنا دیر کیے جلدی سے ان مچھلیوں کو سودا کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور بھاگ کر گھر چلا آیا۔ مجھے اس طرح پریشان اور گھبراتا دیکھ اماں نے میری خیریت پوچھی۔ نیلم بھی سامنے کھڑی تھی، لیکن بابا کو دیکھ کر میں پھر سے حیران رہ گیا۔ بابا آج اپنے پیروں پر کھڑے تھے اور ہاتھ پھیلائے مجھے بلا رہے تھے۔ میں جلدی سے دوڑ کر ان کے قریب گیا اور انہیں گلے سے لگا کر رونے لگا۔ بابا بابا کہتے میری تو زبان نہیں تھک رہی تھی، اور بابا مجھے گلے لگائے رو رہے تھے۔ ہم سب نیلم کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ ہمارے لیے ایک فرشتہ بن کر آئی تھی اور ہماری اس طرح مددگار۔ وہ بھی خوش تھی کہ اس کی وجہ سے بابا ٹھیک ہو رہے تھے۔ میں پھر سے اپنے گھر کی مصروفیات میں گم ہو گیا تھا اور سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں نے اگلے دن صبح جب کشتی پر جانے کے لیے روانگی پکڑی تو میں کشتی میں سوار مچھلیوں کی تلاش میں نکل پڑا تھا، مگر اس سمندر کے بیچ بھنور کو دیکھ میرے خیال میں وہ سب کچھ آ گیا۔ وہ آنکھوں کی چمکتی روشنی، وہ بکھرے بال، وہ خوبصورت دور کھڑی لڑکی، لیکن میں نے اسے آج تک ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تھی تو تیز ہوائیں چلنے لگتی تھیں اور آندھی سی اڑتی ہوئی وہ مٹی کی دھند سے اس کا چہرہ دھندلا ہو جاتا تھا، اور ساتھ ہی میرا دل اس کی طرف جانے کو کرتا۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس بھنور کے بیچ وہ کیسے آ جاتی ہے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا، پھر مجھے اچانک نیلم کا خیال آیا۔ وہ رات کو میرا وہم، نیلم کا بابا کے سرہانے اس طرح بیٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر کچھ پڑھنا، پھر نیلم کا اپنے بستر پر واپس موجود ہونا، اور تو اور میرے خواب میں وہ میری ڈوبتی ہوئی کشتی اس بھنور میں پھنسی۔ کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپا تھا۔ روز میں یہاں آتا اور بنا کچھ کیے مچھلیوں کا اپنے آپ جال میں آ جانا، اور پھر کافی اچھا سودا کر کے خوب ساری کمائی گھر لے جانا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک میرے دوست نے مجھے حسن حسن کہہ کر آواز لگائی۔ میں کشتی سے نکل کر اس کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی ایک مچھیرے کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ خود شہر جا کر مچھلیاں بیچ کر آتا تھا۔ میں نے اسے شہر جا کر اس نیلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہا تھا، کیونکہ نیلم نے مجھے اپنی رہائش کی جو جگہ بتائی تھی وہ اسی شہر میں تھی جہاں میرا دوست اکثر جایا کرتا تھا۔ میں نے نیلم سے بہانے سے اس کی تصویر لے کر اپنی دوست کو دے رکھی تھی، لیکن میرے دوست نے جب کہا یار، میں نے تو پورا شہر چھان مارا، جگہ جگہ تلاش کر لی اور ہر وہ راستہ اپنایا جس سے اس لڑکی کے گھر یا گھر والوں کو کچھ پتہ چل سکے، مگر نہ تو مجھے اس لڑکی کا کوئی گھر ملا اور نہ ہی کوئی اس کا رشتہ دار جو اس کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان لیتا، اور ساتھ ہی وہ ہاسٹل میں جا کر چھان مارا، مگر نیلم نامی اس لڑکی کو وہاں کوئی نہیں جانتا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت تعجب ہونے لگا۔ میرے تو پسینے چھوٹنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ آج نیلم سے گھر جا کر ضرور اس بارے میں بات کروں گا کہ آخر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا۔ کیا وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی جو اس نے مجھے غلط پتہ دے دیا تاکہ میں تھک ہار کر اسے اپنے گھر نہ بھیج سکوں؟ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ مجھے یہ جاننا تھا، اب اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ مگر بابا ان کے ٹھیک ہونے میں ابھی اور کچھ وقت درکار تھا، مگر مجھے اسی وقت نیلم سے ساری باتیں کرنی تھی۔ میں نیلم کے پاس جانے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نیلم کا ہاتھ پکڑے بابا پورے گھر میں دھیرے دھیرے چلنے لگے تھے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھول ہی گیا تھا۔ میرے بابا پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگے تھے
اور مجھے نیلم کو بابا کی اس طرح خدمت اور ان کا علاج کرتا دیکھ میرے قدم پھر ٹھہر گئے تھے۔ میں نے پھر سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اتنی دیر میں اماں مجھے خوشی خوشی دیکھتی ہوئی میرے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھ حسن، تیرے بابا اب چلنے بھی لگ گئے ہیں۔ آج وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور پہلے کی طرح چلنے لگے ہیں۔ اللہ بھلا کرے اس بچی کا، آج یہ سب اس بچی نیلم کے علاج کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اماں کی خوشی دیکھ کر میری زبان پھر چپ ہو گئی تھی۔ اماں بابا کو لے کر جو امید لگا رہی تھی وہ اب سچ ہو رہی تھی، اور نیلم بھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف نظریں گھمائیں تو سبھی بہت خوش تھے۔ ان سب کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، میں یہ کہہ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا، اور نیلم بھی میرے پاس اسی وقت آ بیٹھی۔ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، تبھی اماں نے نیلم کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اللہ جلدی اس بچی کو اپنے گھر والوں سے ملا دے۔ اتنی دیر میں اماں کی بات پر نیلم بول پڑی، کیا ہوا حسن؟ میں نے جو بتا دیا تھا اور اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اور وہ میری تصویر تمہارا دوست میرے ہی شہر گیا تھا نا، کچھ پتہ چلا تمہیں میرے بارے میں، میرے گھر والوں کے بارے میں؟ میں نے سر ہلا دیا نا میں، اور سوچنے لگا اگر نیلم واقعی اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیتی، میں اسے اپنے دوست کے ساتھ اسے شہر میں واپس چھڑوا دیتا۔ مگر نیلم نہ جانے یہاں کس مقصد سے آئی ہے، اور پھر میرے دوست نے جو کچھ بتایا نیلم کے بارے میں، وہ سب کیا تھا؟ میں تو سوچ سوچ کر اندر سے گھبرانے لگ گیا، اور جب بھی میں نیلم کے ہمراہ ہوتا تو ڈرنے اور سہمنے لگا تھا۔ ایک روز میں باہر چارپائی پر بیٹھا اور یہ سب سوچ رہا تھا کہ رات کے تقریباً 3 یا 4 بجے کا وقت تھا۔ نیلم بھی اٹھ کر برابر میں آ بیٹھی۔ وہ ایک دم کہنے لگی، لگتا ہے تم مجھے میرے گھر بھیجنا چاہتے ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، اور وہ فوراً بول پڑی، ہاں لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے میرے واپس جانے کا، مجھے بھی اب اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ رات کے اس وقت وہ مجھ سے یہ بات یوں اچانک کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری روح لرز گئی، جب میں اس کی آنکھوں میں اس چمک میں کھو گیا۔ یہ تو وہی چمک تھی جو دور کھڑی اور بھنور میں سمندر کے بیچ مجھے اکثر دکھائی دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تیز ہوائیں چلنے لگیں، سمجھو آندھی آنے کو تھی، اور مٹی اڑتی ہوئی ریت میری آنکھوں میں وہی دھندلاہٹ لا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے پر چھائے ہوئے تھے، اور وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگی اور سمندر کی اور چل پڑی تھی۔ میں بھی نہ جانے کیسے اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں آگے جا کر کشتی سے جا ٹکرایا، اور وہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ تو بآسانی سمندر میں اپنا قدم بڑھاتی جا رہی تھی، اور میں کشتی میں سوار اس کی آہٹ میں گم ہو چکا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں کشتی چلاتے ہوئے اس گہرے سمندر میں جا رہا تھا، اور کچھ ہی لمحوں میں اس کے قریب پہنچ گیا، اور سامنے وہی سمندر کا گڑھا نما بھنور، جسے دیکھ کر میں چونک پڑا، اور میری کشتی تو اب سنبھلنے سے بھی نہیں سنبھل پا رہی تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بھنور کے اندر سمانے لگا تھا، اور وہ کشتی ڈوبنے کے بالکل قریب تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں کھڑا پایا، اور وہ نیلم، وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ تو کچھ دیر پہلے یہیں میرے ساتھ موجود تھی۔ میں یہ سوچنے لگا تھا۔ میں نے آوازیں لگائیں، نیلم نیلم۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں وہ اس بھنور میں تو نہیں جا ڈوبی تھی۔ میں بالکل ہی بھول گیا تھا کچھ دیر پہلے جو میرے ساتھ تھی وہی نیلم تھی، یا پھر وہ چمکتی آنکھوں والی خوبصورت حسین لڑکی۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ میری کشتی اور سمندر کی لہروں میں سما رہی تھی، میں اور میری کشتی ڈوبتی جا رہی تھی۔ یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا جو مجھے بچانے آتا یا میری مدد کرتا۔ میں بالکل ہی گھبرانے لگا۔ میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ میں نے مدد کی پکار لگائی تھی، شاید کوئی مجھے بچانے آیا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کو پکڑا، اور نہ جانے کب کیسے میں سمندر کے بیچ اس گہرے بھنور سے اپنی کشتی سمیت باہر نکل گیا۔ میں نے باہر آ کر فوراً ہی کشتی کو سمندر کے کنارے لگایا۔ میری جان بچ گئی تھی۔ میری سانس میں سانس آئی تو مجھے اس وقت نیلم کا خیال ستانے لگا تھا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ، وہ تو نیلم کا تھا۔ اس نے بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو نیلم نے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہوا میں اڑ رہی تھی اور کہنے لگی، حسن، میں تمہاری نیلم نہیں،
मैं एक जिनजादी हूँ जो समंदर के इस भंवर में रहती थी, और तुमने उस दिन मेरे बाबा की मदद की, उन्हें खाने के लिए पैसे और खाने का सामान भी दिया। हम जिन्नात अक्सर इस समंदर में आते इंसानों को आजमाते हैं, और तुमने उस आजमाइश को पूरा कर दिखाया। तुमने मेरे बाबा की मदद की और मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो देखते ही देखते उस भंवर के अंदर चली गई थी, और कुछ ही देर में मेरी आँख खुल गई। मैं अपनी चारपाई पर लेटा सो रहा था और ये सब अपने ख्वाब में देख रहा था। मैं पसीना साफ करते हुए डरते घबराते घर में गया तो वहाँ नीलम मौजूद नहीं थी और सब अपनी अपनी जगह सोए हुए थे। सुबह हुई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। बाबा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मैं जानता था कि जाते जाते नीलम हम पर ये एहसान कर कर गई थी और मेरे बाबा को बिल्कुल ठीक कर गई थी। मुझे उस बूढ़े आदमी का ख्याल आया जिसे मैंने उस दिन खाना दिया था, और इससे पहले अपनी कमाई से कुछ पैसे, ये एहसान नहीं, बदले में वो मेरी मददगार बनकर आई थी और मेरे घर की डूबती कश्ती को बचा गई थी। मैं अपने घर वालों और बाबा को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर बहुत खुश था। सब घर वालों ने मुझसे उस वक्त नीलम के बारे में पूछा। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, कल रात उसके घर से कुछ लोग आए थे और उसे अपने साथ ले गए। आप सब सो रहे थे, इसीलिए उसने आप में से किसी को भी परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और वो मेरी इजाज़त लेकर चली गई। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए कि चलो, उसे भी अपने घर वालों से मिलना हो गया था। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। मैं रोज़ बाबा के साथ ही उनकी उसी कश्ती पर सवार होकर मछलियाँ पकड़ने जाता और मेरी नज़रें अब भी उस भंवर को घूरती रहती थी कि कब वो मुझे फिर से नज़र आएगी। मगर उस दिन के बाद से वो नीलम नामी जिनजादी फिर कभी नज़र नहीं आई, जिसने मेरी मुश्किल घड़ी में कदम से कदम मिलाकर मेरी मददगार बनी थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।